और आप सभी लोग काफी बिजी लोगों में, काफी लोगों की क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रहा है। नमस्कार आप सबको। सर जुड़ गए हैं, सर जुड़ गए। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। जी जुड़ गए हैं सर। अरविंद सर, माइक अपना ऑन करें। हाँ, तो आ गए, अजय कुमार जी आ चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जी नमस्कार सर, मैं अर्जुन शुक्ला, उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ का संगठन मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस बैठक में थोड़ा नेटवर्क सब लोग ठीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी जी, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। आज की बैठक में हमारे अध्यक्ष श्री बादल चोपड़ा जी भी आ चुके हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और महामंत्री हमारे अश्विनी सिंह जी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, तमाम जिलों से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जुड़ रहे हैं, पदाधिकारी भी जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ कृष्णा जी, आवाज। हाँ कृष्णा जी बोलिए आप। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर हमारी? हाँ नमस्कार, हाँ आवाज आ रही है, प्लीज आप बोलिए। जी जी, अभी आप ही इंट्रोड्यूस करिए सबको। हाँ जी जी सर। सर अरविंद सर हमारे संगठन मंत्री जी हैं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर दो। हाँ आ रही है आवाज सर। अभी सर अरविंद सर अपनी बात रख रहे थे आपसे। अरविंद शुक्ला जी हमारे संगठन मंत्री। हम कृष्णा त्रिपाठी बोल रहे थे सर। अभी हम अपनी बात नहीं रख रहे थे तो बीच में नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, आपकी किसी की आवाज कोई इशू है तो सर। अरविंद सर, अरविंद सर। हाँ जी, अपनी बात रखें सर। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी और जो आज हमारे अतिथि हैं श्री अजय लल्लू जी, काफी जाना माना नाम है और बहुत ही तेज तर्राक लोगों में से हैं, काफी हाजिर जवाब है। आपको मैं एक बार सुन भी चुका हूँ, पिकैडली में एक बहस थी जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर मोती सिंह के साथ आपकी बहस थी, उसमें मैंने आपको सुना था, काफी प्रभावित भी हूँ। और हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि आप उनका स्वागत करें और अपनी कुछ बात उनसे रखें। सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, माइक म्यूट कर लें सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि जी का। मैं सर बादल चोपड़ा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ संघ की ओर से, समस्त शिक्षक गण की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ आवाज, कुछ लोग माइक, या तो कमलेश जी आप म्यूट कर दें सबका माइक प्लीज। सभी लोग माइक अपना ऑफ कर दें, सभी लोग माइक ऑफ कर दें। कमलेश जी म्यूट कर दें, ऑल म्यूट कर दें सबके माइक। आशुतोष पांडे जी का माइक जो है म्यूट कर लें। आशुतोष पांडे जी। आशुतोष पांडे जी अपना माइक। अश्वनी सर आप होस्ट हैं, अश्वनी सर आप होस्ट हैं, आपको म्यूट करने का ऑप्शन होगा, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। अश्वनी सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप सबको म्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि म्यूट हो गया है। अजय सर को मेरा आवाज आ रहा होगा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बहुत बहुत सारा शुक्रिया आपका, अभिनंदन
हम कोचिंग परिवार जो है हमारा उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ की तरफ से आपकी बहुत सारा शुक्रिया करते हैं हम सर आपका। कुछ प्रॉब्लम थी सर हम लोग की, हम जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं और कोचिंग संचालक जो हैं, विगत लगभग 1.5 वर्ष से जब से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कुछ समस्याएं हैं और इस महामारी जो विश्व स्तर पे जो आपदा है, समस्या सबके सामने है सर, पर हमको कुछ इग्नोर सा किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पिछला 8-9 महीना जो गुजरा है वो कुछ इस तरह से हम लोग को हाशिए पे रखा गया कि हमारी आवाज को सुना ही नहीं गया और हमको कोई तवज्जो नहीं दिया गया सर। वो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोरोना का आपदा जो स्टार्ट होता है हमारा, तो सबसे पहले हमारी कोचिंग संस्थान को ही बंद कर दिया जाता है। स्टार्टिंग यहीं से होता है, जो पहला ऑर्डर निकलता है वो कोचिंग संस्थान को बंद करने का निकलता है। तो अंत में सब कुछ खुल जाने के उपरांत भी हमारे संस्थानों को खोलने जैसा कोई ऑर्डर नहीं निकलता है। अगर हम लोग उसको ओपन भी करते हैं तो किसी तरह से डरते हुए घबराते हुए ओपन करते हैं। अब होता है क्या है सर कि स्कूल और कॉलेज के साथ जोड़ के कोचिंग संस्थान को देख लिया जाता है, जबकि स्कूल जो है और कोचिंग संस्थान जो प्राइवेट शिक्षक हैं, जो हम लोग अपने कोचिंग संचालक हैं, दोनों का अलग अलग दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। हमारी समस्या मुख्य रूप से ये है कि हमारी संस्थान में हम कंपटीशन का तैयारी कराते हैं सर। हमारी संस्थान में एक मैच्योर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जबकि स्कूल में छोटे बच्चे जाते हैं तो वो समस्या समझ में आती है। पर डिफरेंस क्या है सर कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वो प्रेशर में है, इस तरह से दबाव है स्कूल का, या दिक्कत है उनके सामने कि अगली क्लास में आना है, फिर अगली क्लास में आना है, तो वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं स्कूल से। उनको फीस मिल जाएगी, स्कूल को जो दिक्कतें उसके साथ भी उनका जो है रोजी रोटी बहुत हद तक चलता रहेगा। पर जो हमारे पास जो बच्चे सब पढ़ने आते हैं, एक तो मैच्योर भी होते हैं, दूसरा ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो हमसे ही पढ़े। कहीं हमसे ना उनको कोई रिजल्ट चाहिए अगली क्लास में जाने का, ना ही कोई टीसी चाहिए, तो वो स्वतंत्र है। वो हमारे बंद होती क्या होता है कि हमारा एक जो आत्मनिर्भर रूप में जो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं वो सर बंद हो जाए। तो आपके माध्यम से सर हम चाहते हैं कि सरकार तक, जनता तक ये हमारा दर्द पहुंचे। बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं, पूरा उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के सैकड़ों कोचिंग सर जुड़ी हुई है। उस बीच बहुत सारे लोगों का काम पूरी तरह से खत्म हो गया। तो बेसिक सर जो अभी हम लोग चाहते हैं वो तो ये है कि जैसे ही पिछली बार की जो दिक्कतें जो रही उसको नजर में रखते हुए सर हम लोग फिर से बहुत ज्यादा परेशान और घबराए हुए हैं कि जैसे ही अनलॉक शुरू हो जाता है, स्टार्ट होता है, वैसे हमको भी कुछ गाइडलाइंस के साथ खोलने की इजाजत दी जाए। सर हमारे लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आती, एक भरे हुए बाजार के लिए गाइडलाइंस आ जाती है, तमाम चीजें खुल जाती है गाइडलाइंस के साथ, पर कोचिंग संस्थान का कोई गाइडलाइंस नहीं होता है। हम पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार हैं। हमें लगता है कि हम बेहतर तरीके से सर और सबकी अपेक्षा, बाजार और मार्केट की अपेक्षा हम बेहतर तरीके से, हम लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, हम उन गाइडलाइंस का पालन कर सकते हैं और करा है हम लोगों ने सर। जो भी मानक थे उनका अपने आप ही पालन करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही कोचिंग संस्थान सर खुले तो हमको भी खोला जाए। अगर हम 50 को पढ़ाते हैं तो एक हो जाए कि आप 25 को पढ़ा लें, आप 10 को पढ़ा लें। हम मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हम चाहते सर ये इजाजत हमको मिले ये ओपन करने की, हमको इग्नोर ना किया जाए। लास्ट टाइम जो बहुत एक लंबा समय ऐसा रहा सर, बहुत जल्दी बंद हुए और बहुत अंत तक हम खुलना जैसा ऑर्डर नहीं आया, हम खुल गए अपने आप। ये कहा जाएगा सर हमने ओपन कर लिया, तो हमको कहीं कंसीडर नहीं किया गया। दूसरी प्रॉब्लम सर हमारे साथ जो आई है वो रेंट की है, जो समस्या, जो किराए को लेके बहुत बड़ी समस्या है। लाजमी सर हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो शहर में जाके या कहीं आसपास के जिले में जाके एक छोटा सा अपना काम शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ दूसरे टीचर्स भी बंधे होते हैं, कुछ हमारा स्टाफ भी बंधा होता है सर। तो एक रेंट की एक ऐसी समस्या सर हमारे साथ आ जाती है। दोनों समस्याएं, जब हमारा कोचिंग संस्थान बंद होगा तो हमसे जुड़े हुए लोग भी सर प्रभावित होंगे। तो 6-7 महीने तक अगर सर कोचिंग बंद रहता है और लगातार अगर रेंट देना पड़ता तो वो संभव नहीं होता। हम टीचर्स का इतनी कमाई नहीं होती कि हम 7-8 महीने तक लगातार सरवाइव कर सकें। बड़ा सा अमाउंट हमको रेंट का देना पड़ता है।
तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे सरकार तक ये बात पहुंचे। हम ऐसा नहीं कहेंगे सर, हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं कि कोई हमारा रेंट माफ कर दे या छोड़ दे, तो जो मकान मालिक छोड़ेगा तो वो कहेगा मुझको कहाँ से सुविधा मिल रही है, ये सर प्रॉब्लम आएगा। वो कहेगा, हम कहेंगे कि हम दिक्कत में है, तो वो कहेंगे हमने इतना बड़ा सा बिल्डिंग बनाया है तो हमारा भी तो ईएमआई जा रहा है। तो सर ये ऐसी कोई बात नहीं रखेंगे जो तार्किक ना हो, लॉजिक ना हो जिसमें। पर सर सरकार अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती है सरकार कि आधा ले लिया जाए, 25%, 50%, या थोड़ा सा रुक के ले लिया जाए, वो प्रेशर ना डाले। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं कि उस प्रेशर में उनको संस्थान को खाली करना पड़ा। सर इतने बड़े से घर हमारे पास नहीं होते कि हम संस्थान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उठाकर अपने घर ले आए। तो घर ले आएंगे तो सर हम कहाँ रहेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर एक और किराया देना पड़ेगा अपना रहने का सर, तो वो संभव नहीं है सर। तो उस प्रेशर में क्या होता है कि हमको बड़ा दिक्कतों से गुजरना पड़ता है सर। अब ये तो सर प्राइवेट मामला रहा कि मकान मालिक क्या कर रहा है और सरकार ऐसा गाइडलाइंस ले, परंतु जो बिल्कुल सरकार के हाथ में सर वो हो सकता है, जैसे कि बिजली के बिल की बात करें सर, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है सर, वो हमको लगातार देना पड़ा, और अब फिर सर पिछले 2-3 महीने से फिर हम लगातार दे रहे। बहुत मुश्किल सर हम बीच में स्टैंड हो पाए थे थोड़ा सा, बहुत बुरे दौर से गुजरने के बाद किसी तरह से, किसी ने कर्ज लेके, किसी ने बैंक से लेके, किसी ने क्रेडिट कार्ड के, इस तरह से घर परिवार से लेके फिर पुनः स्टार्ट किया उसको सर। पर अभी स्टार्ट होते होते लोग आते, थोड़ा सा खौफ कम होता, पुनः सर हम उसी स्थिति में आ गए। फिर हमको वैसे सर इग्नोर किया गया। सबसे पहले सर हमको ही बंद किया गया, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए जाए। जैसे लगता सर पूरा कोरोना ना हम ही लोग फैला देंगे, जैसे उसके बाद मार्केट में पूरा सन्नाटा हो जाता हो, कोचिंग संस्थान से कोरोना फैल रहा हो सर, ऐसा है। हम बच्चों को सर सैनिटाइज, जैसे हमारे कृष्णा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था सर कर रखी है अपने कोचिंग संस्थान में। बच्चों का हाथ धुलवाने के लिए व्यवस्था सब लोग नहीं कर पाते सर, ने कर रखा है कि वो साबुन लेके एक आदमी हाथ धो रहा है, दूसरा सैनिटाइज डाला है, और फिर उसको चेक किया जा रहा है सर, वो जो उससे चेक करते हैं सर, जो पिस्टल बना रखी है सरकार की, जो उससे सर चेकिंग हो रहा है सबका। तो इस तरह से सर सारे मानक हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई हमारी बात नहीं सुनता। तो सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा जा सकता है कि कोचिंग संस्थान बंद है और बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ा है। मकान मालिक का मैसेज आ जाता है सर, अपना स्क्रीनशॉट भेज देता है हमको, और फिर हमको वो भुगतान करना पड़ जाता है। इसी तरह से सर जो सरकार के हाथ में रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है सरकार के हाथ में, जो हमारे संस्थान है उनका रजिस्ट्रेशन होता है और वो 3 साल के लिए मान्य होता है सर। पहले 2 साल से कोचिंग संस्थान बंद है, वो रजिस्ट्रेशन का 2 साल तो निकल गया, अब 1 साल बचा कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन का समय था। रवि वर्मा जी अपना बंद कर ले, अपने माइक को ऑफ करें, दिक्कत हो रही बात होने में। रवि वर्मा जी, जी अजय सर, तो उस पे सरकार अपनी तरफ से कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग है सर। यहाँ तक कि हमने किराए की बात करी तो वो तो एक मकान मालिक है, उसके साथ तो एक हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, बट सरकार बिजली के बिल की बात यहाँ तक है सर, रजिस्ट्रेशन का बात है, तो रजिस्ट्रेशन जो है सर वो 3 साल के लिए, 2 साल यूं ही निकल गए हैं, 1 साल किस तरह से गुजरेगा कुछ पता नहीं, परंतु 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन पक्का होगा ये हमें पता है। वक्त कैसे गुजरेगा ये नहीं पता, पर 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन का कंपल्सन जो है वो हमारे सामने खड़ा हो जाए सर। इस पे हमारी आवाज सर वहां तक चली जाए, जैसे कि सरकार इन चीजों को समझे। बहुत बड़ा सा सर इंडस्ट्री है, ये उद्योग है सर, जो शिक्षक जुड़े सर, आप समझ सकते हैं गांव से लेके शहर तक किस तरह से अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम कहीं सफल नहीं हो पाते, परंतु एक सभ्य जीवन अपना बिताते और एक संस्कार देते हैं सर इस समाज को। हम खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई सर हम लोग का ऊपरी इनकम जैसा कोई सिस्टम नहीं होता सर, कोई हमको हमारे हाथ में आके दे जाएगा। बहुत मेहनत करके सर खड़ा करते हैं हम अपने काम को सर, हम उसे बिजनेस भी नहीं कह पाते सर, वो एक सेवा है। अब कोई लोग बोलते हैं कि पैसा लेते हो, तो सर पैसा तो लेंगे ना, कैसे करेंगे सर इस समय बिना फीस लिए, बट कोई फीस बहुत एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती सर, मेहनत बहुत होती है। क्योंकि हम बच्चे से ये नहीं कह सकते कि दोबारा से फीस दो, या हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, या तुमने फीस नहीं दिया। तो एक वर्ग एक बहुत सारा काम सर हम समाज करते हैं। इसी आधार पर सर आज उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ सर पूरे प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के भी लोग जुड़ गए हैं सर। तो एक बौद्धिक वर्ग है, इसको इग्नोर ना किया जाए सर। थर्ड सर प्रॉब्लम आती है नगर निगम की। यहाँ पर सरकार अपना काम कर सकती है कि जो बड़े से बिल्डिंग जो बना है, यहाँ पे हम लोग रेंट पे लेते हैं जिन मकान मालिकों का, तो वो एक बात और रखते हैं कि नगर निगम को भी हमको टैक्स देना पड़ता है, हमको पानी का टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह की बात रख के
वो अपनी बात को मजबूती से प्रस्तुत कर देते हैं कि हम कुछ कह नहीं पाते। अगर हम अपनी दिक्कत बताते हैं तो वो अपनी एक और दिक्कत बताते हैं कि बिजली का बिल तो भाई आएगा, 5 वॉट का लगा है, 10 वॉट का लगा है, इतना तो फिक्स्ड चार्ज आएगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब नगर निगम में जो हमारा जाता है, जो एक बड़ा सा अमाउंट जाता है, वो हमको देना पड़ता है। तो सर अगर सरकार ऐसा कुछ भी कहती है तो यहाँ पे हम लोगों को तसल्ली मिल सकती है, हमें छूट मिल सकती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जी आपका माइक बंद है सर। सर जो लास्ट बात सर, जो मेरा नगर निगम तक बात सर हो गई ना, वो सुनाई दिया नगर निगम वाला बात मेरा, अरविंद जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर, नगर निगम की जो मैंने बात जी जी तो सर इस तरह से और भी जुड़े हुए मुद्दे पर, बेसिक मुद्दे सर आप समझ रहे होंगे कि हमसे जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षक जो प्राइवेट शिक्षक होते हैं सर, जैसे हमने कोई लेक्चर पे किसी को अपने साथ बांधा है तो सर हम अपनी इनकम के अनुसार बांधते हैं। अगर हमारे पास 50,000 महीना आता है तो देखने में लगता है सर 50,000 हम कमा रहे हैं, और हम जब किसी टीचर को 4-4 हजार देते तो उसको लगता है कम दे रहे होते हैं, बट हम 6-7 को दे रहे होते हैं। तो ले देखिए सर हम सिस्टम चला रहे होते हैं, परंतु आप समझ सकते हैं जिसको हम 4,000 दे रहे हैं, 5,000, हमारा पियोन है सर, कोई टाइपिंग वाला है, उन सबका भी काम सर रुक जाता है। बहुत सारे लोग सर जुड़े हमारे साथ, जैसे हम इस समय परेशान है तो सर जितने लोग आए इससे एकदम तत्काल मीटिंग का सर निर्णय लिया गया, तो कुछ बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं सर। बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। दूसरा सर अगर बात रखते हैं सरकार के सामने तो इस तरह से कहा जाता है कि आप ऑनलाइन अपने सिस्टम को मजबूत कर लें। सर अगर ऑनलाइन सिस्टम मजबूत हो रहे होते ना तो सर आज बेसिक दिक्कत सर, आप बड़े भाई की तरह से, तो कल आप गांव में होते हम लोग बात कर ले जाते। अगर हमारा ऑनलाइन अगर इतना ही मजबूत होता तो हम इस मीटिंग को क्यों आज करते? कहीं ना कहीं बार बार मुझे पूछना पड़ रहा, आवाज आ रही है सर, आवाज पहुंच रही है, आप कह रहे जी पहुंच रहा है, तो सर ये 1 घंटे की क्लास भी अगर हम पढ़ाते ना तो 20 बार हम पूछते हैं आवाज आ रही कि आवाज जा रही। तो सरकार सर अगर इस तरह से हमें कह दे कि आप ऑनलाइन आ जाए। दूसरा सर इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम बहुत निर्धन शिक्षकों में श्रेणी में आते हैं सर। हम बहुत बड़े से ऐसे लोगों में नहीं है सर कि ब्रांड है बहुत, जिनका नाम लिया जाता है, अनअकैडमी का नाम लेते हैं, दूसरे बहुत से कुछ ब्रांड आ गए, तो हम सर उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम तो अपनी रोजी रोटी अपने मोहल्ले में चला रहे हैं, अपनी गली में चला रहे हैं। हम अगर भारत स्तर पे, विश्व स्तर के टीचर होते तो सर आज ये दिक्कत हम लोग कहाँ लेके आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कमा रहे होते। अब हमको कोई सर सरकार का नुमाइंदा, कोई जनप्रतिनिधि हमको समझा दे कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, अब तो कपड़ा भी ऑनलाइन बिक रहा है, तो आप भी बेचिए। तो सर वो ऐसी चीजें हमारे सामने आई तो हमने उसके बारे में समझाया, विरोध किया इस बात पे, भाई हम ऑनलाइन नहीं हो सकते। तो सर ये ऑप्शन हमारे लिए साथ साथ हम मजबूत हो सकते हैं सर। आने वाले वक्त में ऑनलाइन एक सहारा हो सकता है। और सर अगर मानिए अगर ऑनलाइन इतना ही मजबूत प्लेटफॉर्म होता तो हमसे बहुत बेहतर विकसित देश है सर, पश्चिमी देश जो है सर, उनमें बहुत दिनों से ऑनलाइन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, तो वहाँ यूनिवर्सिटी क्यों स्थापित होती है सर? क्यों यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करते हैं? पढ़ाई सब ऑनलाइन। कॉलेज क्यों बनते हैं? वहाँ लोग जर्मनी में जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती है। अभी सर रैंकिंग निकला यूनिवर्सिटीज का, तो हम तो 400 समथिंग, 400 प्लस के बाद हमारा रैंकिंग में फर्स्ट स्थान है। 400 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की जो है ऊपर से नीचे तक है पूरे में। तो सब खत्म कर दो, बेच दो सबको सर, निजी हाथों में बेच दीजिए सबको सर, और आप क्या करिए सर, ऑनलाइन सब जगह पढ़ा लिया जाए। तो इस तरह से सर आप समझ रहे होंगे कि ऑनलाइन हमारे लिए बड़ा दिक्कत वाला मामला है। तो सर अजय सर आपने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना सर, बहुत सारी खुशी हो रही है आपसे मिलकर सर, बहुत सारा धन्यवाद। आपसे हमारी गुजारिश है सर कि हमारी इन बातों को सरकार तक आप अपने माध्यम से, अपने फेसबुक से, ट्विटर हैंडल से, जैसे जो एक उपेक्षित वर्ग है सर, जिसको पूरी तरह से हाशिए पे खड़ा कर दिया सर, उसको मेन स्ट्रीम में गिना जाए सर, उसको लेके आया जाए सर। पुनः आपका बड़े हृदय से संपूर्ण उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ की ओर से अध्यक्ष बादल चोपड़ा सर आपका फिर से अभिनंदन करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगठन मंत्री जी 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 अब हम सर से पूछना चाहें, अगर कुछ कहना चाहें, नहीं तो हमारे अन्य जिलों से भी तमाम कोचिंग संचालक जुड़े हुए हैं और वो भी आपसे सीधे रूबरू होना चाहते हैं, तो एक बार जरा उन्हें अवसर हम देना चाह रहे हैं सर आपकी परमिशन से। और कि जो भी बिल्कुल, मैं सबके सुनने के बाद ही अपनी बात रखूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हमारे, हाँ जी, कमर सर जी प्लीज अपनी बात रखिए।
जी नमस्कार अजय सर। और आप जो है सर बहुत जमीनी नेता हैं, और जहां तक मैं देखता हूं अब इतना तो हम लोग पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, लेकिन आप जमीन पर उतरने वाले सर एक नेता हैं। और अभी कल मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, लाइव जो है आपका चल रहा था, और उसमें आपने खुद ही बताया था कि मतलब जो है जो शहर के 80% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। कल आपका मैं देख रहा था, कल ही की बात मैं बता रहा हूँ। और गांव के 20% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। अभी बादल सर ने भी आपसे ये बात बताई, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेट आपने बताया कि हमारी जनता जो है यूपी में, अगर देखें हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 70% से ऊपर गांव में रहती है। और वो बच्चे तैयारी करने आते हैं शहर में, और जैसे हमारी कोचिंग क्वांटम कोचिंग नीट और आईआईटी के लिए तैयार करती है, बाकी बहुत सारे लोग आईएएस पीसीएस और अदर स्ट्रीम की तैयारी कराते हैं। वो बच्चे आते हैं, उनको एक कम फीस में हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वो बहुत आगे निकलते हैं। आपने खुद अपने कॉन्फ्रेंस में बताया कि 80% जनता शहर की इंटरनेट का यूज करती है और 20% गांव की जनता यूज करती है। और बाकी किस तरह से लाइव क्लासेस चलती हैं, ब्रॉडबैंड कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, इन सब की बातें छोड़िए, और ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो आप ये बताइए कि कैसे जब भी हम लोग किसी नेता से, भाजपा के नेता से बात करते हैं, कहते हैं ऑनलाइन चलाइए। ये मतलब पॉसिबल नहीं है, और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और पिछली बार भी अक्टूबर के लास्ट में बिना किसी ऑर्डर के हम लोगों ने खोला, अनलॉक 6 में। और अब की बार भी ऐसे हम लोग को ये थोड़ा सा संशय है कि इस बार भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम लोग अक्टूबर नवंबर में जाकर खोलें या अगस्त सितंबर में खोलें। तो इसके लिए सर हम चाहते हैं कि आप जो है राहुल सर और इसके अलावा प्रियंका मैडम के तक अपनी आवाज पहुंचाएं, और बाकी आप भी ट्विटर के माध्यम से और उन्हें करें, जो कोशिश कर सकते हैं आप सर करिए। और बाकी ऑनलाइन से सर यहाँ आपने खुद ही कहा सर 80% लोग इससे वंचित रह जाएंगे, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, क्योंकि 70% से ऊपर गांव में रहते हैं। आपने खुद कहा था जिस तरह से वैक्सीनेशन से 80% लोग रजिस्टर करने से रह जाएंगे, जब आप इंटरनेट के थ्रू आप करा रहे हैं या नेट के थ्रू करा रहे हैं, कोविन ऐप के थ्रू करा रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ाई का भी यही मामला सर। बस थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर। और सर। लखनऊ को छोड़कर अन्य जिले से भी लोग, हाँ कृष्णा सर जी आप रत्नेश जी क्यों हमारी आवाज आ रही है? रत्नेश सर दुबे जी सर, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है। हाँ, आप अपनी बात रखें। हाँ रखिए, आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा इंटरनेट के लिए चेहरा आप ही रहेगा तो अच्छा आवाज आएगा। रत्नेश जी अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखें। नमस्कार सर, मेरा नाम रत्नेश धरदुबे है और मैं बाबा गोरक्षनाथ की भूमि गोरखपुर से हूँ। और आज की इस बैठक के जो मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार लल्लू जी, विधायक व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के अध्यक्ष श्री बादल चोपड़ा जी, महामंत्री श्री अश्वनी सिंह जी, संगठन मंत्री और संस्थापक श्री अरविंद शुक्ल जी, और गोरखपुर जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णा त्रिपाठी जी, और साथ ही इस बैठक में जितने भी शिक्षक बंधु हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि जी के समक्ष अपनी बात को रखने का सुअवसर प्रदान किया। मुख्य अतिथि जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं अपनी बातों को शुरू करूं उसके पहले भैया मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं आपके गांव का आपका भाई हूँ। पहले भाई मानिए तो बात करिए। आप हमारे भाई हैं, बड़े सब भाई जो है ये दूसरे देशों से आएंगे तो अतिथि हो। आप हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को शुरू कर रहा हूँ 2 पंक्ति के शेर से। अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे। देखिए, कभी कभी नकारात्मकता में भी सकारात्मकता छिपी होती है। जब देश में पहली बार प्लेन का इजाद हुआ विश्व में, तो विश्व के सभी देश के लोगों ने खड़े होकर प्लेन बनाने वालों के लिए वाह वाह किया, वाह वाह क्या बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो पूरे विश्व के लिए। उपलब्धि वास्तव में थी, क्योंकि पैदल चलने वाले इंसान को अचानक ये कह दिया जाए कि तुम हवा में उड़कर क्या आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे और उससे यात्रा करोगे, तो निसंदेह वो उपलब्धि है। लेकिन एक व्यक्ति था उस सभा में जो ताली नहीं बजा रहा था। सबने उससे पूछा कि आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, ताली मैं इसलिए नहीं बजा रहा हूँ, निसंदेह ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ताली मैं इसलिए नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में एक संशय है। उसने पूछा क्या संशय है, तो उसने कहा मेरे मन में संशय यह है
कि प्लेन में लोग यात्रा करेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्लेन में अचानक से कोई तकनीकी खराबी आ जाए या कोई खराबी आ जाए तो प्लेन में बैठे हुए यात्रियों के प्राणों की रक्षा कैसे हम करेंगे? क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है? तब जाके सर हमारे यहाँ पैराशूट का इजाद होता है। ठीक सर, यही बात यहाँ पे हम लोगों के साथ लागू होती है। जब बड़े बड़े विद्यालय के भवन सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं तो समाज के लोग, सब लोग यह कहते हैं कि क्या बात है, अब हमारे बच्चे अच्छे परिवेश में शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे अच्छे अध्यापक उनको पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम अपने बच्चों को उस विद्यालय में दाखिला देते हैं और वहां पे जाकर के ये देखते हैं हम कि वहां पे अच्छा वेतन पाने वाला अध्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहा है, तब हमारे ही समाज के लोग समाज में आगे आते हैं और बेड़ा उठाते हैं उन बच्चों को के भविष्य को संवारने का, कि इन बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। हम ही कोचिंग संघ के लोग जो हैं समाज में आगे आते हैं और ये संकल्प लेते हैं इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है और इनके मार्ग को प्रशस्त करना है, ताकि ये भारत के यही तो भावी कर्णधार हैं। लेकिन हमें सरकार से मिलता क्या है उसके बदले में, सिवाय उपेक्षा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। सर आपसे मेरी सिर्फ यही गुजारिश है सर कि हम शिक्षक जो है, हमारा योगदान जो है वो समाज में अपने बच्चों को लेके हम काफी गंभीर रहते हैं। हम कोचिंग एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं सर, लेकिन हमें सिर्फ उपेक्षा मिलता है। ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब ना तो हमारे पास बाल बच्चे हैं, ना बीवी है, ना माता पिता है, ना रिश्तेदार हैं, हम लोग एकदम अनाथ होते हैं, क्योंकि हमें कहा अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, हमें कहा अपने घर के लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करनी है, हमें कहा अपने माता पिता की बुढ़ापे का सहारा बनना है। सरकार तो इस कदर उपेक्षित करती है, क्योंकि सरकार जब भी निर्णय लेती है सर, तो वो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को ध्यान में रखते ही कोई निर्णय लेती है। प्राइवेट शिक्षक तो उनकी नजर में होते ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, एक प्रखर वक्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आप हम सबके लिए एक बड़े भाई के समान हैं। तो मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आप सदन के पटल पे यह बात रखें कि सरकार कोई भी फैसला ले तो हम शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों के साथ साथ हम प्राइवेट स्कूल और कोचिंग वाले शिक्षकों को भी, उनके भी हित को ध्यान में रख करके फैसला ले और हमें उपेक्षित ना किया जाए सर। जो हमारा सम्मान है वे हमारा सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमें पैसा दे, सरकार हमें फैसिलिटी दे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार लेकिन जो भी निर्णय ले हमें ध्यान में रख के ले सर, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, समाज में हमें हमारा सम्मान मिलना चाहिए सर। संक्षिप्त में रत्नेश बहुत सही जी सर। हाँ रत्नेश जी धन्यवाद। और भी कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में। एक मिनट सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथ जो है वो लखनऊ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सर, हमारे बड़े भाई मुकेश सिंह चौहान सर, वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं 2 मिनट चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात को लगातार सुना। उनका बहुत बहुत स्वागत है। संगठन मंत्री जी मुकेश सिंह चौहान लखनऊ कांग्रेस कमेटी से हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए मुकेश जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका तो सानिध्य लगातार मिलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी के पास समय का थोड़ा बंदिश होगी, लेकिन आपसे संपर्क रहेगा हम लोग को, तो हम लोग के लिए खुशी की बात होगी। जी क्या हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? अब तक आवाज मुकेश तो सिंह, हाँ, आप लोग के सामने हमारे और भी कोई और भी शिक्षक अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो बहुत संक्षेप में। देखिए हम सभी अध्यापक हैं, जी सर, मैं हो जाते हैं जल्दी और हाँ बहुत संक्षिप्त में प्लीज रखिए बात। जी सर, सभी को हमारा नमस्कार और चरण स्पर्श मुख्य अतिथि जी को, और आप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। बहुत अच्छा लगा अश्विनी सर को भी और अरविंद सर को भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर हम लोग जो प्राइवेट शिक्षक हैं उन लोग की बहुत बदहाली है। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, यहाँ तक कि कोचिंग टैक्स भी पे करती है सरकार को। सरकार को इससे अवगत करना चाहिए। सरकार कोचिंग भी आपको टैक्स देती है, क्यों नहीं आप कोचिंगों को खोलने के। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। जी अब आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, काम चला लेंगे सर, अपनी बात आप शॉर्ट में कहते हैं। तो सभी सर लोगों से, सभी हमारे सीनियर सर लोगों से और मुख्य से अनुरोध है कि कृपया कोचिंग को भी खोलने का आप लोग मांग और प्रस्ताव सरकार से रखें प्लीज। धन्यवाद। जी सर, हम अपनी बात
हाँ हाँ जी, कृष्णा जी आप अपनी बात रखें प्लीज। हाँ सर, नमस्कार, कृष्णा त्रिपाठी गोरखपुर से, जिला अध्यक्ष जी। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ। सर हमारी आवाज पहुंच रही है सर? आ रही है, बोलिए आप। जी जी जी। लोकप्रिय विधायक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अजय कुमार लल्लू जी का उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मुझे अति प्रसन्नता है कि हम लोगों की एक बार मतलब ही कहने पे आपने इतनी सहजता से आमंत्रण स्वीकार कर लिया, और चूंकि आप अपने संघर्षों और विपक्ष की तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। सर बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी और अन्य साथियों ने बहुत कुछ कहा है। आपने हम लोगों को अपना भाई माना है, इसकी हम लोगों को बहुत खुशी है। एक तरह से आप जैसे बड़े भाई अगर हम लोग के साथ जुड़ गए तो वैसे हम लोगों की ऊर्जा दुगनी हो। सर ऑनलाइन की बात सर कर रहे थे, बादल सर बता रहे थे। सर सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन में नेटवर्क की प्रॉब्लम। दूसरी बात सर, जब हम लोगों को नए बच्चों से जुड़ना है तो हम लोग जब तक कोचिंग नहीं खोलेंगे तब तक नए बच्चे हम लोग से जुड़ेंगे कहाँ, हम लोग किसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे सर। सबसे बड़ी बात, पिछले सेशन में भी हम लोग का कोचिंग चला नहीं। नया सेशन अप्रैल से चलता है, उसके पहले मार्च में ही बंद हो गया, तो अप्रैल में ही बंद हो गया सर। तो नए बच्चे हम लोग से जुड़े ही नहीं तो हम लोग किसे पढ़ाएं ऑनलाइन सर। जब सेशन ओपन होता है, ऑफिस खुलता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, तब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है सर कि मेहनत हम लोग ऑनलाइन में उतना ही करते हैं, बच्चों की संख्या कम होती है और ऑफलाइन फीस लेने में थोड़ी समस्या होती है, तो ऑनलाइन तो फीस बहुत मुश्किल है मिलना। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है सर कि स्कूल में बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, उनका नाम लिखा गया होता है, अगले क्लास में उनको प्रमोट होना होता है, तो कहीं ना कहीं टीसी और मार्कशीट लेने आते हैं तो वो कुछ ना कुछ शुल्क जरूर स्कूल में दे देते हैं। लेकिन हम लोग चाह के भी इस तरह कोई बाध्य नहीं कर सकते शुल्क के लिए। अगर वो शिक्षा से दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग सर चाह के भी नहीं ले पाते। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सर हम ही कराए हैं। 25,000 सर सबमिट जमा किए थे, कोरोना जब शुरू हुआ था पिछली बार सर, 1.5 साल लगभग बीत गया। 1.5 साल बाद फिर 25,000 रुपया हमको सरकार के खाते में जमा करना है। अनलिमिटेड बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है सर, हम करा रखे हैं। लेकिन सर अभी वो 1.5 साल ही बचा हुआ है और 1.5 साल वैसे ही बीत गया, फिर हमको 3 साल बाद वो पैसा देके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं सर, जिनको मकान का किराया देना है, बैंक का EMI देना है, बिजली का बिल देना है। पैसा जमा करते हैं सर उस अपने संख्या के हिसाब से, बच्चों की संख्या के हिसाब से सर, जितने लगभग 25,000 रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना जमा करते हैं सर? हम 25,000 जमा किए हैं सर। अलग अलग संख्या के हिसाब से अलग अलग अमाउंट होता है सर। न्यूनतम 10,000 न्यूनतम। नहीं सर, न्यूनतम 5,000 है, न्यूनतम 5,000 है 50 बच्चों के लिए, 100 बच्चों के लिए 10,000 और 200 के लिए 15,000 और उससे ऊपर 25,000। और उसमें भी सर सिर्फ 25,000 तक सीमित नहीं रहता है। आप व्यवस्थाओं से परिचित हैं, बाकी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम लोग इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसे खर्चे और होते हैं जो लीगल प्रोसेस में है ही नहीं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए जाएंगे, वैसे वहां बैठे व्यक्ति यही कहेंगे कि आप नियम से नहीं चल रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, रिन्यूअल नहीं करेंगे। और वो ऐसी समस्या सर हम व्यक्तिगत रूप से आपको बताएंगे, वो पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। वो सर शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह सार्वजनिक कहना उचित नहीं है, लेकिन सर ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अलावा सर बहुत दुख तब होता है जब सर गैर जरूरी महोत्सव होता है, रैली होती है, और मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक ही रैली, कोई भी रैली होती हो, चाहे इस तरह की गैर जरूरी भीड़ हम ही लोग बलिदान दे। सिर्फ 1.5 महीना 15 महीनों से हम लोग बलिदान दे रहे हैं। अब बाकी जब गैर जरूरी भीड़ या गैर जरूरी चीजों को हम लोग देखते हैं तो अंदर बहुत कष्ट होता है सर, हार्दिक कष्ट होता है, क्योंकि हम लोग कई हजार की संख्या में पूरे प्रदेश में है। जरूरी नहीं कि जो हमारे संगठन से जुड़े वही हमारा है, जितना भी कोचिंग संघ या निजी शिक्षक हैं सभी हमारे हैं, सभी का अपना परिवार है। और प्रत्येक कोचिंग में 200, 400, 500, 1000 की संख्या है, जिसकी जितनी संख्या है, और सबके यहाँ 25-30 लोगों का स्टाफ है।
सर 15 महीने से किसी को हम खुद ही नहीं किसी को पेमेंट दे पा रहे हैं। सर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है जब अपने स्टाफ को असहाय देखते हैं। और सर अभी आदेश आएगा अनलॉक का, सर आप भी विपक्ष में आप देखिएगा कोचिंग को लेके कोई दिशा निर्देश नहीं आया, सबके लिए आएगा, उसमें रिटन कहीं लिखा ही नहीं होगा कि कोचिंग को खोला जाए कि नहीं। हम 500 बच्चों को पढ़ाते हैं, हम 50 बच्चों के लिए हमको गाइडलाइन आए कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की आवाज बने कि 10 बच्चों को, 20 बच्चों को, 50 बच्चों के लिए जो भी गाइडलाइन देना है, जो भी उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम पालन करने के लिए तैयार है। कोई ना कोई सर हम लोगों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जरूर आए, और जब भी बंद करने का आए, खोलने का आए, तो साथ में कुछ स्कूल के हम लोग के आए। स्कूल के साथ हम लोग को जोड़ा जा रहा है कि व्यापार के साथ जोड़ा जा रहा है, हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग मजबूरी में शिक्षक बन गए कि हम लोग को परिस्थितियां ला दी, हम लोग का शौक था, ये तो सबका अलग अलग मैटर है सर, लेकिन हम सभी अपने सब्जेक्ट के, अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। हर बिंदु पे हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं और समझ भी रखते हैं। तो सर जो भी सरकार का आदेश होगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हैं। हम ज्यादा समय आपके लिए लिए, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारी बात आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तक भी पहुंचाएं। अगर किसी माध्यम से हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मीटिंग भी अगर रखना हो तो हम लोग तैयार हैं। और सर एक विशेष रिक्वेस्ट ये है कि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और अन्य माध्यमों पे भी आप हम लोग की बात जरूर करें कि आज हम लोग से मीटिंग हुई और ये चर्चा हुई। और शिक्षा मंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारे इस बैठक में आज लगभग बहुत सीनियर अध्यापक भी हैं, जैसे गोपाल जी तिवारी सर हैं, 30-35 साल से इसी अध्यापन कार्य में हैं और अब बड़ी अच्छी कोचिंग चला रहे हैं। आईडी सिंह साहब हैं, वो भी लगभग 30-40 सालों से, और काफी सीनियर अध्यापक अलग अलग जगह से भी लोग जुड़े हुए हैं। और अभी हमारी बैठक में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अश्विनी सिंह जी, वो भी उपस्थित हो गए। तो जलद जी, हम चाह रहे हैं पहले अश्विनी सिंह जी से एक बात आ जाए, फिर जलद जी से बात हो जाए। अश्विनी सिंह जी, हम चाहते हैं आपको सर का हमारे उपाध्यक्ष जलद जी, हाँ ठीक है, जलद जी पहले आप जलद जी। जी नमस्कार अजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के साथ जुड़े। मैं जलज बोल रहा हूँ, पहल क्लासेस के नाम से चलाता हूँ कोचिंग यही लखनऊ में, और इस संघ का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरा कहना यह है सर कि हम सब ने जो भी प्रॉब्लम है सभी लोगों ने रखा, हमारे अध्यक्ष जी ने रखा, संगठन मंत्री जी ने रखा, हमारे सहयोगियों ने रखा। हम एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सबका कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम तो बोल दे रहे हैं, नो डाउट बहुत प्रॉब्लम है, बहुत हालत खराब है, बट अगर हम देखें तो इस एजुकेशन फील्ड में बच्चों की क्या हालत है। ऑनलाइन के नाम पे बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों का शिक्षा स्तर इतना गिरता जा रहा है कि कहीं आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो जा रहा है, वो फोन आ गया था। तो क्या हम लोग ऐसा तो नहीं कि ये जो समय चल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सस्ते मजदूर इकट्ठा करने के लिए नीति बनाई जा रही है। बच्चों के बीच में पढ़ाई का कोई असर नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। बच्चों को छोटे छोटे लेवल पे 12th के बच्चों को कुछ पूछो तो 2 साल से एकदम पढ़ाई नहीं है। ऑनलाइन बहुत सी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है, बट बिना ऑफलाइन कुछ नहीं होता। या तो ये एजुकेशन मजबूत करें, हम लोग स्कूल से बढ़ के एजुकेशन देते हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो हम लोग समाज बनाते हैं, बच्चों को बनाते हैं। कोचिंग को हटा के अगर सोचे तो बच्चे को पास कराना स्कूल के लिए मुश्किल है, कंपटीशन तो बहुत दूर की चीज है। तो हमारे लिए तो आप सब सोचे ही, लेकिन सर इस समाज के लिए सोचें कि जो हमारे भविष्य है बच्चे, इनका क्या हाल होगा। सर ऑनलाइन के चक्कर में सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कोई कंपटीशन के लिए नहीं है। लोग अनअकैडमी और बड़ी बड़ी कोचिंग को हजारों और लाखों रुपया दे रहे हैं और पढ़ाई के नाम पे ठगे जा रहे हैं और बच्चों का बेस खत्म होता जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति है, कहीं कहीं तो मन में कभी कभी ये बात आती है कि क्या कोरोना सरकार को इस शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए आ गई है क्या। जैसे लगता है कि शिक्षा नीति और कोरोना एक दूसरे के पहलू बन गए हैं कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बिना एग्जाम आबी एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम के समय कितना प्रेशर होता था, बच्चे रात भर जगते थे, तो वो पढ़ाई कभी नुकसान नहीं होता था। और वही पढ़ाई है सर कि हम लोग अगर एक आध नंबर से कहीं सिलेक्शन नहीं हुए तो न जाने कितने सिलेक्शन दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है
जब हम सोचते हैं कि जो हम ना कर सके हमारे बच्चे कर रहे हैं। हम हो सकता है कुछ परिस्थितियों से नहीं किए, कुछ किस्मत से नहीं किए, कुछ सुविधाओं से नहीं किए। तो सर शिक्षा नीति पे भी हम लोग देखें कि बच्चों का एजुकेशन स्तर कितना गिरता जा रहा है इस ऑनलाइन के चक्कर में, और उससे हम लोग भी प्रभावित हैं। तो हमारा जो भी पहलू है एक दूसरे से रिलेटेड है। बच्चे चाहते हैं सर कि सर बुला लो, कितने गार्जियन कहते हैं सर चुप्पे से बुला लो, हम भेज देंगे बच्चे को, आप सैनिटाइज करते हो, मुझे मालूम है आप 50 की जगह 10 पढ़ा लोगे, दिन भर पढ़ाओगे आप। क्योंकि जो जानते हैं वो जानते हैं कि एक टीचर कितना मेहनत करता है। हर टीचर भूखे प्यासे सुबह से शाम तक पढ़ाता है सर, इसीलिए पढ़ाता है कि हम अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, अच्छा एजुकेशन दे सकें। आजकल तो स्कूल स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। मेरा बेटा ला मार्टिनिया में है तो कोई सीएमएस में है, छोटे स्कूल में है नहीं और पढ़ाई भी नहीं है। हजारों रुपया महीना फीस भी दे दो और पढ़ाई भी ना हो, हम चंद पैसे लेके पढ़ाते हैं तो भी हमें नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है। सर बस यही कहूंगा कि हम लोगों की समस्या के साथ साथ इस बच्चों की भी समस्या को सरकार तक आपकी आवाज पहुंचा सकती है, और आपसे बहुत उम्मीद है सर, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने अपनी सांसें इस कांग्रेस सरकार में ही ली है और कहीं ना कहीं उसकी कमियां खल रही हैं। धन्यवाद सर। राम सर जुड़े हैं। राम सर। हाँ राम सर ठीक जुड़े है। हैं। राम सर आपने ब्रेन इंफ्रा से अतुल शाक्या सर ने हैंड रेस किया, एक बार जरा उनकी बात आ जाए। अतुल शाक्या सर। थैंक यू संचालक महोदय अरविंद सर। बाकी लगभग सभी साथियों ने कहा। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हम सबके आवाज की आवाज सदन में उठाने वाले माननीय अजय कुमार लल्लू जी, आपको सादर नमन सर। बाकी तो जो तात्विक सब्सटेंशियल बातें हैं वो कंक्लूड हो गई हैं, लेकिन एक और बात है सर कि आजादी के 74 सालों वीडियो ऑफ कर देंगे तो आपकी आवाज आएगी अच्छी। आपका नेटवर्क लो है सर मेरी आवाज जा रही हो तो वीडियो अगर ऑफ करेंगे तो आपकी आवाज अच्छी आएगी। सर अभी आवाज ठीक आ रही है ना? सभी आप ठीक आ रही है, आप ठीक आ रही है, क्लियर है सर। जी अतुल सर बात रखिए। अनम्यूट करके बोलिए, सभी लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज। हेलो जी सर। हाँ शाक्या सर बोलिए आप। थैंक यू सर। सर बाकी जो हमारी मेन समस्याएं आ गई, लेकिन एक दो चीजें ये भी है कि सरकार के स्तर पर सर, आप चूंकि सरकार के मुख्य धारा में अपोजिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सर क्या सरकारों को केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर जो विभागीकरण किया है शिक्षा का, और उसमें भी उन्होंने स्तरीकरण किया है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज होता है और फीस इम्पोज होती है 25-25 हजार। बिल्कुल सही बात है। कंपनी फॉर्मेट में जाए तो और भी दुर्दशा है, उसकी भी दुर्दशा। और कंपनी सर ने बाकी साथियों ने नहीं बताया कि अपने को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन सर जो बजट आता है, हमें तो ये ताज्जुब होता है कि वो बजट शिक्षा के नाम पर आता है तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहे जाते हैं। सरकार एक बजट में मैंने हेड पढ़ा है, कहते हैं असंगठित क्षेत्रों के विकास के लिए। शिक्षा में असंगठित क्षेत्र कौन सा है, इसका स्पष्टीकरण आज तक हमें नहीं हो पाया। पिछले लगभग 1.5 साल से हम देख रहे हैं। संगठित क्षेत्र सर हम ही लोग हैं, लेकिन हम में से किसी साथी को इस क्राइसिस में न सरकार ने पूछा, न किसी जनप्रतिनिधि ने पूछा। हालांकि हमारे यहाँ के एमएलए को भी बजट प्राप्त होता है आपातकाल का कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले कोचिंग के प्रभावित लोगों को कुछ न कुछ हेल्प करें। क्योंकि देखिए सर, जब स्कूल स्टैब्लिश होता है तो विधायक निधि से लोग 60-60 लाख रुपए देते रहे, 40-40 लाख रुपए देते रहे। इस तरह से जो शिक्षा का संगठित क्षेत्र, जो वाकई आज आप देखिए जितने भी प्रशासनिक क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले लोग हैं, अगर मैं देखूं एक आंकड़े के हिसाब से तो 95% टीम में किसी सेक्टर से गए। 1 साल पढ़ाओ चाहे 2 साल पढ़ाओ, एकेडमिक लेवल पढ़ाओ, लेकिन सर सरकार के विभागीकरण में हम लोगों के लिए एक विभाग की स्थापना होनी चाहिए जो हमारी ग्रेवियंस सेल के रूप में काम करे। हमारे जैसे आपातकाल में हमारे बादल चोपड़ा सर हैं अध्यक्ष महोदय, और सम्मानित माननीय महासचिव अश्विनी सिंह सर, हम लोग आपके साथ हमने आपको संघर्ष करते देखा है। तो हम लोग ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे लिए एक पूरा सेगमेंट बने। जब देश में छोटे छोटे असंगठित क्षेत्रों के लिए ऑर्गेनाइज स्कीमें आ रही है तो हमें वहां पर बजट में स्थान दिया गया। तो बजट कहाँ जा रहा है, इस बात की आप आवाज उठा सकते हैं। पिछली बार भी हमने कई बार सदन में कहा, कई साथियों से कहा कि 18,000 करोड़ का सर बजट प्रस्तावित हुआ है केंद्रीय सरकार असंगठित क्षेत्र को डिजिटलाइज करने के लिए। कोरोना काल में जो अध्यापक, जो कोचिंग संस्थान, जो कंपनियां अध्यापन के कार्य में उनकी क्राइसिस को खत्म करने के,
उसका सर आज तक कभी हमारे साथ कभी इनिशिएशन हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काल से अगर उभर जाएंगे अगर सरकार हम पर 2-4 लाख की मेहरबानी भी कर देगी तो जो डैमेज कंट्रोल है हमारे साथी भी नहीं जानते कि आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या हम उसी तरह से अपनी कोचिंग को या अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार की बैकलॉग पॉलिसी क्या है, स्टेट की बैकलॉग पॉलिसी क्या है। स्टेट सरकार बार-बार अभी सर स्टेट सरकार ने इनिशिएट करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्रशंसनीय कदम उठाया हमारे खिलाफ। वो उठाया कि अभ्युदय कोचिंग के नाम से कोचिंग की स्थापना की और ये कहा कि अब सरकार के प्रशासनिक अधिकारी इस अभ्युदय कोचिंग में पढ़ाएंगे, आपको कोचिंग पढ़ने की क्या जरूरत है। सर मैं इन तमाम मुद्दों की तरफ बस ये मेरे मुद्दे थे। एक तो सरकार स्टेट इंटरवेंशन करता है कि सरकार ने हमारे क्षेत्र में दखल किया और गुमराह किया। बहुत सारे 18 लाख 20 लाख बच्चों ने पंजीकरण कराया जो विभिन्न कोचिंगों में पंजीकृत सरकार की योजनाएं क्या बजट में जो हमें दिया गया 18,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में वो बजट कहाँ गया। और तीसरी बात जो आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि हमारे सभी साथियों के साथ एक हमें अलग जैसे इनोवेटिव डिपार्टमेंट है, ये नवाचारी डिपार्टमेंट शिक्षा का कहाँ काम करता है, कहाँ नवाचार करेगा। और दूसरी बात है जब हम टैक्स दे रहे हैं विभिन्न माध्यमों से कंपनी फॉर्मेट में चाहे फर्म फॉर्मेट में सोसाइटी फॉर्मेट में ट्रस्ट फॉर्मेट में हम हर जगह टैक्स दे रहे हैं तो जब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हमारे लिए एक नियमित विभाग की स्थापना क्यों नहीं की जा रही। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है सर आपके माध्यम से। थैंक यू सर। बहुत सारा मैं बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारा समय हमने ले लिया है अपने बड़े भाई अतिथि जी का। अब समय भी हो रहा है, अब हम चाहेंगे कि हम लोग की सभी बातें पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम आपकी तरफ से चाहेंगे सर आप कुछ कहें। सभी लोगों ने अपनी बात लगभग रखी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और हम सब लोग और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। निरंतर हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा हम विश्वास और भरोसा दिलाएंगे। जो महत्वपूर्ण जो आपने सुझाव रखा है, एक तो जो सबसे पहले आपने बात की कि कोचिंग बंद कर दिया जाता है उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं तय की जाती और फिर सभी अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू की जाती है, लेकिन उसमें कोचिंग का क्या प्रारूप होना चाहिए उसके बारे में सरकार का निर्देश नहीं आता है। दूसरा आपने कहा कि जो अनलॉक की प्रक्रिया बनती है उसमें हमारे लिए भी गाइडलाइन बने और गाइडलाइन बनने के साथ साथ हमें भी निश्चित प्रोटोकॉल बताकर हमें भी अपने कार्यों को संचालित करने का सरकार अवसर दे। जो आपने रेंट की समस्या के बारे में हम सबका ध्यान आकृष्ट कराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, रजिस्ट्रेशन की समस्या के बारे में, नगर निगम के बारे में और ऑनलाइन समस्या के बारे में, और हर 3 साल पर जो सरकारी रसूख है यानी जो सरकारी फीस है उसके अलावा भी आपको रजिस्ट्रेशन के समय तमाम तरह के पैसे देने पड़ते हैं और बहुत सारे निरंतर कार्यों के लिए चंदा और महत्वपूर्ण लोगों का आप लोगों को सहयोग भी करना होता है, ऐसा आप सब लोगों ने आज की बैठक में बताया। मैं समझता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं और जो भी मांगे हैं उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। जो हालात है वो बहुत खराब है और उत्तर प्रदेश की सरकार के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरी तरह सबके सामने है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और अभी तो पूरी सरकार ब्रांडिंग में लगी हुई है। और खासकर चूंकि मैं पूर्वांचल का हूं और कुशीनगर का रहने वाला हूं तो गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी से काफी ढेर सारी संभावनाएं पूर्वांचल के लोगों को थी, लेकिन उस पर भी उन्होंने निराश किया। मैं समझता हूं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में इस महामारी से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो वैक्सीनेशन है। आप भी जानते हैं इन चीजों को, दूसरा कोई उपचार नहीं। लेकिन ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे देश में भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है
जिसमें मात्र 34 लाख वैक्सीनेशन हो पाए। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? 2 डोज, सिंगल डोज नहीं। सिंगल डोज भी होता है, डबल डोज भी होता है। जो डबल डोज होता है वो वैक्सीनेशन होता है। 1.74% ही वैक्सीनेशन अब तक उत्तर प्रदेश में हो पाया और 22 करोड़ की जनता में 1500 वैक्सीनेशन केंद्र है। जिस रफ्तार से इनको वैक्सीनेशन करना चाहिए, अगर रोजाना 50 लोगों को एक केंद्र पर वैक्सीनेशन हो रहा हो तो ये मान के चलिए कि 3000 दिन और 8 साल लगेंगे वैक्सीनेशन करने में पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों। मैं समझता हूं कि इंटरनेट की बात की जा रही थी। अभी मैंने कल भी ये डाटा कहा था कि अभी भी शहरों में 100 में 80% लोग इंटरनेट यूज करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में 22 लोग मात्र यूज करते हैं। 80% लोग भी अब भी इंटरनेट से महरूम है और वो इंटरनेट से अपने आप को ना जोड़ पाते हैं ना उसको समझ पाते हैं। सरकार की जो पॉलिसी है वैक्सीनेशन की, वो आप इंटरनेट पर अपने नाम रजिस्टर्ड कराइए, 18 से 45 वर्ष स्लॉट बुक कराइए। और स्लॉटों का आलम यह है कि एक महीने तक की बुकिंग है, 1 महीने के अंदर में किसी को स्लॉट में जगह नहीं मिल पा रही। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मैं पड़ोसी राज्य मेरा बिहार है और क्या ही बता रहा हूं आपको मैं ये बातें, क्योंकि आप एक बौद्धिक वर्ग के लोग हैं और आप इन सब चीजों को बहुत बखूबी समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपके समझ रख रहा हूं कि मेरे घर से 100 मीटर दूरी पर बिहार विधानसभा पड़ता है और बिहार विधानसभा नंबर 1 जो वाल्मीकि नगर है, ठकरा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे विधानसभा के 40% लोग जाकर बिहार वैक्सीनेशन करा। वो अपने उत्तर प्रदेश में जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर मिल ही नहीं रहा है उनको। अभी मात्र 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का है और 18 से 45 वाले लोगों के लिए स्लॉट बुकिंग कराइए इंटरनेट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो बिल्कुल खराब है और मैं समझता हूं कि सरकार को ब्रांडिंग से फुर्सत नहीं है। आपको जान के एक आश्चर्य और होगा, मैं ये बातें इससे आपसे संबंधित है भी लेकिन इस बैठक से संबंधित नहीं हो सकती, लेकिन ये जानकारी के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा कि मैंने कुछ डाटा कलेक्ट भी किया है, अभी उस पर लगा भी। आपको ये जानकारी है 50 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए यूपी सरकार ने पिछले साल जब बजट का सत्र चला था उस समय पैसा दिया था। और ये जो जितने ऑक्सीजन प्लांट और इक्विपमेंट्स अस्पतालों में आप देख मैंने लगने वाले हैं, हैरत करेंगे कितनी बेहया। अगर किसी को ठेस लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतनी बेहया सरकार है कि सांसद निधि, विधायक निधि और जो तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उद्योग वाले हैं, उनसे दबाव बनाकर जबरदस्ती ऑक्सीजन के जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंसंट्रेटर लिए जा रहे हैं, उनसे और भी तमाम चीजों को लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। कितनी बड़ी आपदा, कितना बड़ा संकट, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 रुपया न देना, क्या यह उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय नहीं है? बहुत बड़े चिंता का विषय है। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने कही आपकी समस्या बिल्कुल जायज है, मांगे और हम आपकी आवाज को उठाएंगे। सत्र भी चलेगा, उसमें भी उठाऊंगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। पत्र भी लिखूंगा और पूरी तरह आपके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि ये सवाल आपका नहीं है, सवाल हमारे उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य का है। सवाल हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार न पाने के कारण कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, निजी शिक्षक आज इस
महामारी के दौरान महामारी के भेंट चढ़ रहे हैं। सरकार का क्या मूल धारणा है? लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, जनता से और जनता के लिए। जिस सरकार में विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री पत्र लिख रहे हो, सरकार की नाकामी को दिखा रहे हैं और उसके बाद तड़प तड़प के मर जाते हो, उनके परिवार के लोग मर जाते हो, 100 को दफन न कर दिया जाए, कर न पाया जाता हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी, ये बहुत चिंतनीय विषय है। आपके उन तमाम जो हजारों बेरोजगार नौजवान और आप रोजगार की जो अभी हमारे चोपड़ा साहब जो हमारे आपके अध्यक्ष जी हैं, माफ करिएगा अरोड़ा साहब शायद जी, अरोड़ा साहब, बादल चोपड़ा साहब, सॉरी, चोपड़ा साहब जो बात रख रहे थे, निश्चित तौर से चोपड़ा साहब आपकी बात में काफी बड़ा वजन था कि जो शिक्षक है वो 50,000 रुपया अगर हमारा कोचिंग सेंटर में 50,000 रुपया पाते हैं तो सबको दिखता है 50,000 का अमाउंट, लेकिन हम 4-4 हजार रुपया शिक्षकों को देते हैं, 2,000 प्यून को देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप शिक्षा भी देते हैं, रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में भी आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं आपसे एक बहुत बड़ा परिवार जुड़कर समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए काम करने का कार्य करता है। निश्चित तौर से पूरी तरह हम आपके साथ हैं और मैं चाहूंगा कि जो जो आपकी डिमांड्स है वो डिमांड्स का एक पत्रक बनाइए, उस पत्रक को आप मुझे कल तक भेजिए, मैं उस पर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखूंगा, राहुल भैया को पत्र लिखूंगा, अपने महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी को पत्र लिखूंगा, सरकार को पत्र लिखूंगा, पूरा हम लोग हैशटैग चलाएंगे और आपकी आवाज पूरी तरह मजबूती से उठाएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। थोड़ा सा खुलने दीजिए ये मौका, थोड़ा सा ये मौका खुलने दीजिए। जिस दिन सड़क खुलती है उस दिन आपके लिए सड़क पर भी उतरेंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हमारी आपके साथ पूरी सहानुभूति है, पूरा समर्थन है और एक दिन मैं चाहूंगा अपने लिए, देश के लिए, उन लाखों नौजवानों के लिए और उन तमाम शिक्षक जो बेरोजगार है, आज रोजी रोटी के लिए संकट में है, उन हजारों शिक्षकों के लिए एक दिन आप समय निर्धारित करें, वर्चुअल आंदोलन आप लोगों को चलाना चाहिए। अपना तख्ती लेकर बैठिए, हम भी बैठेंगे आपके साथ, हमारी पूरी टीम बैठेगी आपके साथ, ताकि सरकार के कानों में जू रहेंगे। लोकतंत्र में जो गूंगा है उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और जो बोलेगा वही पाएगा, जो लड़ेगा वही पाएगा। इसी आशय के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे और भी सुझाव आप सब क्या है, मैं पूरे सुझावों के साथ आपके साथ संबद्ध करता हूं और पूरी तरह आपके साथ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप कल तक हमें पत्र प्राप्त करा देंगे जो आपकी पूरे डिमांड है। मैंने तो ये नोट किया है, लेकिन इसके बाद भी सामरिक आप एक पत्रक बनाकर हमको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना माइक खोल ले और तालियों के साथ आपका अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सब लोग 5 मिनट के लिए बाद में रुके रहेंगे, ठीक है? अच्छा सर, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। एक छोटी सी मैं मनीष राघव जी उपस्थित है? मनीष राघव उपस्थित है सर, थोड़ा सा। हाँ। तो एक छोटी सी घोषणा ये है कि अब मनीष राघव जी के कार्य को देखते हुए महामंत्री अश्विनी सिंह जी ने और अध्यक्ष बादल चोपड़ा जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया है प्रदेश प्रवक्ता के लिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। अगर सबको ठीक लगता है तो ताली बजाकर उसका स्वागत करें। बहुत अच्छा सर, नहीं, बहुत अच्छा कदम है सर ये। थैंक यू सर, काम तो वैसे भी करते रहते। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं एक हाँ, तो और सक्रिय युवा लोगों में सक्रिय युवा
फिर से जी, कह हाँ, रहा हूँ। युवा सर हाँ, युवा सही है, युवा ठीक हाँ, है, यही पोस्ट सही है हमारे लिए। और जब से मनीष जी, प्रिया जी ये लोग जुड़े हैं, हम लोग को खुद ही ताकत का एहसास होने लगा है और अच्छा लगता है कि मैं देखता हूँ डिस्कशन बहस कर रहे होते हैं। कमर सर तो काफी पहले से इन्हीं active है, लोगों अच्छी को बात देख के बादल जी को भी एहसास हो गया कि हम भी युवा हैं। युवा तो है ही। बादल जी हमारे बादल हमारे जी संघ के सबसे